Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we're going to discuss about a very important topic which is called as Pareto optimality and Pareto criterion. I would like to inform you this is a very important topic as per the IGNOU assignment MAC 106 Public Economics Section A question number 1, that is Pareto optimality and Pareto criterion. फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूँगी जैसे कि आप जानते हैं कि इग्नू का 2021 का जो बैच है, अगर आप देखोगे सो फर्स्ट ईयर तो प्रमोट हो गया है, बट अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा सो फर्स्ट ईयर में जब जो बच्चे थे उन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि लास्ट ईयर का जो मैक 2 का जो एग्ज़ाम था पैंडमिक में भी वो ऑफलाइन कंडक्ट हुआ था. सो नाउ द सिचुएशन इज़ गेटिंग बेटर. So according to me, definitely the exams will be conducted offline. Otherwise you have to prepare assignments, so you can take a help from my videos. So यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि each and every questions क्या है. One by one every day I am going to upload each and every questions here. So आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ Pareto optimality and Pareto criterion. Before going to touch this topic, I would like to inform you we have to be clear the concepts which is related to the isoquant curve, indifference curve and production possibility curve. So these are the three theory which we are going to learn in this video too. Then only we can switch to the Pareto optimality. Because basic should be very clear. अगर आपका basic concepts clear होगा so then only you can easily understand the Edgeworth box which is totally related to the criteria of Pareto optimality. ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि Pareto optimality होता क्या है. आप जैसे कि हमारे टॉपिक का मेन नाम यहाँ पर देख पा रहे हो विच इज़ नथिंग बट द Pareto optimality एंड Pareto criterion. बट इसका मतलब क्या होता है ये हमने जानना है. सबसे पहले तो जो हमारा वेलफेयर इकोनॉमी है उसके फाउंडेशन के लिए और वेलफेयर इकोनॉमिक फाउंडेशंस पॉलिसीज़ को लर्न आउट करने के लिए आपको ये थ्योरी बहुत ही हेल्प आउट होता है, बहुत ही हेल्प करती है. ठीक है, इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. Okay, so Pareto criterion which suggests that the most efficient solution in any economics provided by a Pareto criterion solution. This leads to the first theorem of welfare economics. Pareto जो थे वो इटालियन इकोनॉमिस्ट थे. ठीक है. सो उनकी एक बुक थी जिसका नाम है मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. यहाँ पर उन्होंने जनरल इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंगली वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्लियर आउट किया है, इसके कॉन्सेप्ट्स को गाइड किया है. द टोटली द कॉन्सेप्ट्स वाज गाइडेड बाय द Pareto क्राइटेरियन. ठीक है. सो हम यहाँ पर नॉर्मली सबसे पहले ये क्राइटेरिया कहता है, जैसे कि आप लोगों ने बेसिकली आप ग्रेजुएशन तक पढ़ते हुए आए होंगे, आपको पता होगा लॉ ऑफ डिमांड होता है, लॉ ऑफ सप्लाई होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है. आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी देखा होगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकलिटी. आपने ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लॉज एंड थ्योरी आप लोगों ने लर्न आउट की है ग्रेजुएशन तक. बट यहाँ पर Pareto क्राइटेरियन ये हमारे लिए बहुत ही न्यू है. Pareto optimality बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है. सो ये होता क्या है. ठीक है. सो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ़ इकोनॉमी, अगर कोई इकोनॉमी है जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है या ऑप्टिमम लेवल ऑफ परफॉर्म करती है, हमेशा ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करती है. ऑप्टिमम का मतलब होता है जितनी भी रिसोर्सेज वी है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, उसको बेटर तरीके से उसका यूज़ करना या फिर उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना इज़ नथिंग बट ऑप्टिमैलिटी. ठीक है. सो Pareto optimality के अकॉर्डिंगली हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसा होता है ना, इट इज़ नॉट टू बी इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ अगर आपका जो इकोनॉमी है वो ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म कर रहा है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि किसी भी एक इंडिविजुअल को आप बेटर ऑफ करना चाहते हो. सो यू कैन नॉट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कि आप किसी एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ कर सकते हो विदाउट मेकिंग अनदर और विदाउट मेकिंग एनी इंडिविजुअल वर्स ऑफ. मतलब ये बात हुई. Pareto ये कहते हैं कि अगर आपका इकोनॉमी बहुत ही ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, ऑप्टिमम लेवल का मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिसोर्सेज को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है. सो यहाँ पर ये बात हुई है कि आप
किसी भी एक इंडिविजुअल को सेटिस्फाई नहीं कर सकते विदाउट मेकिंग अनदर इंडिविजुअल डिससेटिस्फाई। मतलब ये बात हुई कि आप किसी एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ फील कराना चाहते हो, सो किसी दूसरे को आपको वर्स ऑफ फील करवाना पड़ेगा। मतलब किसी एक बंदे की अगर आप जो उसकी जो डिमांड है, उसकी जो डिज़ायर है, अगर उसको फुलफ़िल करना चाहते हो तो किसी एक बंदे का डिमांड एंड डिज़ायर को आप फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। नॉर्मली आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी पैरेटो ऑप्टिमैलिटी आप पढ़ रहे हो, उसके बारे में स्टडी करने बैठ रहे हो, सो यू नीड टू बी ऑलवेज टेक केयर अबाउट दैट अगर आपका इकोनॉमी अच्छी तरीके से, मतलब आपका इकोनॉमी ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ कर सकते हो विदाउट मेकिंग अनदर इंडिविजुअल वर्स ऑफ। ठीक है, सो यहाँ पर कंडीशन ये है कि अभी जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते। आपने इकोनॉमिक्स में बहुत सारे एजम्पशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स पढ़े होंगे, जहाँ पर आपने देखा होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और लिमिटेड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर आपने सुना होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ लिमिटेड मैनर। मतलब रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उसको किस तरीके से आपने अमंग द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और आई कैन से अमंग द सोसाइटी आप कैसे उस आपके जो रिसोर्सेज है उसको आप कैसे एलोकेट कर रहे हो, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो पैरेटो क्राइटेरियन ने ये ऑप्टिमैलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें यही बताया गया है कि आप किसी भी एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ नहीं कर सकते विदाउट मेकिंग एनी इंडिविजुअल अनदर इंडिविजुअल वर्स ऑफ। मतलब एक की डिमांड अगर आपने फुलफिल करनी है ना, सो दूसरे की डिमांड में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी आपको दिखानी ही पड़ेगी। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एंड थोड़ा सा लोकल एग्जाम्पल के साथ शुरू करूंगी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सो जैसे कि नॉर्मली आप देखो, आपके पास कोई एक पर्सन है जिसके पास है लाइक हम बोल सकते हैं कि आपके पास बनाना है, ठीक है, या ऑरेंजेस है, ठीक है, और कोई एक है जिसके पास है मैंगोज़, ठीक है। ऑरेंजेस एंड मैंगोज़ हमारे पास है, लेकिन मेरे पास पर्सन ए और पर्सन बी है। अगर पर्सन ए लाइक्स मैंगोज़ एंड ही डिसलाइक्स ऑरेंजेस एंड एज इट इज़ वाइस वर्सा, मतलब जो पर्सन बी है ही लाइक्स ऑरेंजेस बट ही डिसलाइक्स मैंगोज़। सो ऐसे सिनारियो पे क्या होगा ना, आप क्या कर सकते हो, इनके बीच में एलोकेट कर सकते हो रिसोर्सेज को। वी हैव अ रिसोर्सेज दैट इज़ मैंगो एंड ऑरेंजेस। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, इन दोनों को अगर आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, सो आपको ऐसे यूटिलाइज़, क्योंकि एक पर्सन को मैंगो पसंद है तो दूसरे को मैंगो पसंद नहीं है, अगर एक पर्सन को ऑरेंजेस पसंद है तो दूसरे को ऑरेंजेस पसंद नहीं है। सो यहाँ पर आपको किसी एक को क्या करना पड़ेगा, वो बेटर ऑफ करने के लिए किसी एक को वर्स ऑफ करना पड़ेगा। मतलब एक जिसको मैंगोज पसंद है ओनली, तो वो ऑरेंजेस तो नहीं कंसिडर करेगा। सो ऑरेंजेस वाले को ऑरेंजेस में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको रिसोर्सेज को घटाना पड़ रहा है, कहीं पर रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ रहा है। यानी कि मतलब ये हुआ कि आप, ये पॉसिबिलिटी नहीं है अगर आपके पास रिसोर्सेज है भी, जैसे हमारे पास रिसोर्सेज है, वी हैव बोथ द रिसोर्सेज मैंगोज एंड ऑरेंजेस, बट स्टिल आपको किसी एक को बेटर ऑफ करने के लिए किसी एक को वर्स ऑफ करना ही पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज पैरेटो ऑप्टिमैलिटी एंड पैरेटो क्राइटेरियन। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, देन ओनली यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैरेटो क्राइटेरियन एंड पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, सो इसको डायग्राम्स को हम ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ से आपको बताया है, नॉर्मली एक बार रीड कर लेते हैं। द वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, इकोनॉमी इज़ क्लियरली गाइडेड बाय पैरेटो क्राइटेरियन। मतलब यहाँ पर पैरेटो ऑप्टिमैलिटी के थ्रू ही हम हमारे वेलफेयर फाउंडेशन, मतलब हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एलोकेट कर रहे हैं इस तरीके से रिसोर्सेज को। ठीक है, सो ये जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, सो ये जो गाइडेंस, जो गाइडलाइंस हमें मिली है वो पैरेटो क्राइटेरियन कॉन्सेप्ट के थ्रू मिली है। ठीक है, सो चलिए आगे एक बार थोड़ा सा और इसके बारे में लर्न करेंगे। If individuals could reach their maximum level, the level of social welfare is also
मैक्सिमाइज्ड। मतलब अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन उसके मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिच करना चाहता है, सो सोसाइटी का भी क्या होगा, वेलफेयर लेवल शुड बी मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, सोसाइटी जो वेलफेयर कर रही है, सर्व कर रही है टू द इंडिविजुअल पर्सन, वो लेवल भी उनका क्या होगा, मैक्सिमाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, द थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स डज नॉट अलाउ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब ये जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो इकोनॉमी इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट में चल रही है, रोल आउट हो रही है अकॉर्डिंग टू द पैरेटो क्राइटेरियन। सो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट, आपने लेजिस्लेटरी सुना होगा, दैट इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, दस अब ये जो थ्योरम हम पढ़ रहे हैं पैरेटो क्राइटेरिया का, सो दिस थ्योरम शोज दैट इफ इंडिविजुअल्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल इफेक्ट्स, मतलब कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है जो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए नेबर्स, आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एक्सटर्नल इफेक्ट्स, द इकोनॉमी विल ऑटोमेटिकली अटेंड द मोस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन। सो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली उस बंदे को उसके लिए एक सोल्यूशन क्रिएट करके देगी, विच कैन बी शोज इन टर्म्स ऑफ टेक्निक नोन एज एडवर्ड बोली बॉक्स। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप अगर एक्सटर्नल इफेक्ट्स के बारे में नहीं सोच रहे, इफ़ यू आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग अबाउट योर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड योर कंजम्पशन एंड योर रिसोर्सेज, सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको इकोनॉमी जो है बताती है कि आप किस तरीके से बेटर ऑफ और वर्स ऑफ के सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, या किस पॉइंट पे आप जो है आपके लेवल को सेटिस्फाई कर पाएंगे। सो ये जो टेक्निक है ना, इसको हम कहते हैं एडवर्ड बोली बॉक्स, या एडवर्ड बॉक्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने आपको नॉर्मली स्टार्टिंग में ही वीडियो के बता दिया था कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो आपको तीन जो है कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे हैं टिल द ग्रेजुएशन, उसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, विच कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, आइसोक्वेंट कर्व एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो पैरेटो क्राइटेरिया है, या जो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 2x2 वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब 2 कमोडिटीज़, 2 कंज्यूमर्स एंड 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 2 कमोडिटी मतलब आप बोल सकते हो कि एक्स एंड वाई हो सकती है एनी कमोडिटी। 2 कंज्यूमर्स मतलब आप बोल सकते हो कंज्यूमर ए और बी हो सकता है। 2 लेवल ऑफ प्रोडक्शन आप बोल सकते हो लेबर एंड कैपिटल हो सकता है। आप ये 222 वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में याद रखो, डायग्राम बनाना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए मैंने थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज कराना ज़रूर चाहूँगी ताकि आपको एडवर्ड बॉक्स यूँ ईजीली समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। सो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए बनाया जाता है जो आपका ये कर्व होता है। ठीक है, सो इस कर्व में अगर आप देखोगे सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व इज नथिंग बट द सेम कर्व। देखिए इनडिफरेंस को अगर मैं ब्रेक करके आपको समझाने की कोशिश करूँ तो एक होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अलग अलग। सो इनडिफरेंस होता है सेम कर्व विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज विल गिव सेम सेटिस्फैक्शन। मतलब आप 2 कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं बट स्टिल यू आर गेटिंग द सेम सेटिस्फैक्शन। सो इसे हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, जैसे कि समझो मैंगो एंड ऑरेंजेस है, आप एक मैंगो खा रहे हो और 2 ऑरेंजेस खा रहे हो, स्टिल यू आर गेटिंग, या फिर आप नेक्स्ट एग्जांपल ले लो कि आप 2 ऑरेंजेस खा रहे हो और 8 आप मैंगोज खा रहे हो, तो 10 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर समझो कि 4 मैंगोज खा रहे हो और 6 ऑरेंजेस खा रहे हो बट स्टिल यू आर गेटिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट इज 8। अगर आप 6 ले लेते हैं, 6 भी नहीं 7 ले लेते हैं। अगर आप 7 मैंगोज खा रहे हो और 3 ऑरेंजेस खा रहे हो बट स्टिल यू आर गेटिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट इज 10। सो इसे हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व, मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो यहाँ पर देखिए कमोडिटी A B C D E है, सॉरी ये पर्सन्स दिए हुए हैं। ठीक है, कमोडिटी X एंड Y है, 1x खा रहे हो, 30 आप y ले रहे हो बट स्टिल यू आर गेटिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एज इट इज़ जैसे जैसे आप नीचे आओगे 5x आप कंज्यूम कर रहे हो, y आप 16 कंज्यूम कर रहे हो बट स्टिल यू आर गेटिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसे हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। सही, ये आपको आपकी एक्सप्लेनेशन में एड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल ये मैं नॉर्मली आपको ओरली बताऊंगी तो उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इस वजह से मैंने एक स्लाइड्स इसकी ऐड कर दी है ताकि आपको एडवर्ड बॉक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो ये नॉर्मली हो गया हमारा इनडिफरेंस कर्व। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है
ठीक है। यहाँ पर आप इक्वल प्रपोर्शन बोथ द कमोडिटीज़ का नहीं शो कर सकते बिकॉज ऑफ वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज। सो ये आपका यहाँ पर आप देखिए एक्स और वाई एक्सेस मैंने बनाया है, ये कर्व है आपका इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। मतलब नॉर्मली ये कर्व कैसे बनता है, इतना आपने एक्स कंज्यूम किया, इतना वाई, आपने एक्स इतना किया, इतना वाई, इतना एक्स इतना वाई, मतलब कमोडिटीज़ दिख रहा है। बट स्टिल ये जो पॉइंटर्स आपको मिल रहे हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब अलग नहीं होगा। आपने इतना एक्स इतना वाई, फिर इतना एक्स इतना वाई, मतलब एक्स अगर यहाँ से रिड्यूस हो रहा है तो वाई बढ़ रहा है, यहाँ पर एक्स ज़्यादा था तो वाई कम था, मतलब ये जो है दोनों एट द लास्ट क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। सो स्टिल यू आर गेटिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये कर्व देख रहे हो, हाइपरबोला कर्व आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। फ्रेंड्स इसको अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि एजवर्थ बॉक्स में फर्स्ट डायग्राम हमको आईसी कर्व का ही बनाना है, ठीक है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं इसका मीनिंग। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का मैं आपको बाद में दोबारा से एक बार समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो नॉर्मली इंडिफरेंस कर्व पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूँगी, ठीक है। सो आइसोक्वेंट कर्व क्या होता है, आइसो क्या है और क्वेंट क्या है। सो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि द टर्म आइसोक्वेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइसो एंड कॉन्स। आइसो इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स इक्वल एंड कॉन्स इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स क्वांटिटी, मतलब इक्वल क्वांटिटी। वहाँ पे मतलब इंडिफरेंस कर्व में फ्रेंड्स मैंने बात किया था सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड आइसोक्वेंट में मैं बात कर रही हूँ सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। आइसोक्वेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं इसे हम। इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, टू इनपुट्स का कॉम्बिनेशन बता रहा है। टू इनपुट्स को एड ऑन करने के बाद यू कैन ओनली जनरेट आउटपुट। सो टू इनपुट्स दैट इज लेबर एंड कैपिटल, इनके कॉम्बिनेशंस को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। सो देखिए फ्री हैंड डायग्राम आप बना सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी यू हैव टू टेक द प्रॉपर मेजर्स एंड ऑल, आप फ्री हैंड डायग्राम्स बना सकते हैं। सो ये लेबर मैंने यहाँ पर दिखाया है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आई हैड शोन the capital which represented by the alphabetic K, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन आप देखो, सो इन जो आइसोक्वेंट कर्व है बस ये यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, क्वांटिटीज़ मतलब लेवल ऑफ आउटपुट, एंड जो ये प्रोड्यूसर्स के लिए होता है कि प्रोड्यूसर्स कितना प्रोड्यूस करेंगे एंड ऑल, ठीक है। लेकिन जो हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व देखा फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल पर्सन एंड इट वाज ऑल अबाउट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर हम लेवल ऑफ आउटपुट देख रहे हैं कि कितना जनरेट होगा एज ए प्रोड्यूसर, ठीक है। सो ये हाइपरबोला आपको कब दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको ये फ्री हैंड डायग्राम है। सो ये देखिए यहाँ पर इतना लेबर यूज़ करने पर, इतना कैपिटल यूज़ करने पर सेम लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट हुआ। फिर ये थोड़ा रिड्यूस किया, लेबर को रिड्यूस किया बट कैपिटल को मैंने इंक्रीज़ किया, इतना लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट किया। मैंने लेबर को और रिड्यूस किया बट लेबर कैपिटल मैंने इंक्रीज़ किया, इतना। सो ये जितने पॉइंटर्स मुझे हाइपरबोला कर्व पे दिखाई दे रहे हैं, आइसोक्वेंट कर्व पे, इसको हम आइसोक्वेंट कर्व कहते हैं, बट स्टिल आई एम गेटिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट हियर, ठीक है। सो ये जस्ट नॉर्मली आपको गो थ्रू करना है फ्रेंड्स, इसका हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये भी बनाना पड़ेगा, नहीं। ये जो 3 थ्योरम मैं आपको शो कर रही हूँ ये इसका कॉम्बिनेशन है एजवर्थ बॉक्स, बस इसी वजह से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया कि आपको इधर उधर से ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओरली बोल दूंगी तो बाद में प्रॉब्लम होगा कि भाई इसको बेसिकली समझेंगे तो शायद एजवर्थ अच्छे से समझेगा, बट स्टिल मैंने नॉर्मली आपको बताया, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्यों बनाते हैं, ये इसलिए बनाया जाता है कि वी नीड टू नो दैट हाउ मच वी हैव टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड टू होम वी आर सपोज टू प्रोड्यूस, किसके लिए कितना और कब कैसे आपको प्रोड्यूस करना है, इसके लिए हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने आपको 2 डायग्राम्स बताए, एक ये बताया है, ठीक है। सो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव हाइपरबोला है, हम यहाँ पर आप देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ बताया A B C D E, ठीक है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ है, हम स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आई हैव टू प्रोड्यूस व्हीट एंड राइस, ठीक है। सो 0 व्हीट प्रोड्यूस करने पर 15 राइस होता था, जैसे जैसे मैंने 0 से 1 किया राइस रिड्यूस हुआ। मतलब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो मैंने पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का जो कॉन्सेप्ट बताया था फ्रेंड्स, कि किसी एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ करने के लिए किसी अदर इंडिविजुअल को यू हैव टू डू वर्स ऑफ। तो यहाँ पर आप वही देखिए
कि इससे पहले इंडिफरेंस एंड आइसोकेंट में भी मैंने बताया, तो कुछ बढ़ रहा था तो कुछ घट रहा था, कुछ बढ़ रहा था तो कुछ घट रहा था। एज इट इज़ यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो राइस का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पर एक सिचुएशन को बेटर ऑफ करने के लिए मुझे एक सिचुएशन को वर्स ऑफ करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वेलफेयर इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर डायग्राम देख लो, आप देख सकते हैं कि वेट था, वेट इतना था, राइस इतना प्रोड्यूस किया, वेट का प्रोडक्शन किया, राइस इतना हो गया, ये हो गया। ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, कॉनकेव टू द ओरिजिन बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा से। ठीक है, सो ये आपने इंडिफरेंस एंड आइसोकेंट के लिए बनाया, और इस तरीके से कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव ओरिजिन आप लोगों ने बनाया। यहाँ पर आप लोगों ने ये जो बनाया है कॉनकेव, ये बनाया आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका ही कॉम्बिनेशन हम यूज़ करने वाले हैं एजवर्थ बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ एजवर्थ बॉक्स के बारे में। सो थोड़ा सा मीनिंग, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स एक बार और देखेंगे, ताकि बेसिक्स के बाद मैं फिर से एक बार न्यूली स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, सो मीनिंग क्या है, पेरेटो क्राइटेरियन इज अ सिचुएशन वेयर नो इंडिविजुअल कैन बी बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एटलीस्ट वन इंडिविजुअल वर्स ऑफ, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ अ पर्सन लाइक्स ऑरेंजेस एंड डिसलाइक्स मैंगोज, अ पर्सन बी लाइक्स मैंगोज एंड डिसलाइक्स ऑरेंजेस, द ओनली अलोकेशन इज दैट पेरेटो क्राइटेरियन, मतलब किसी एक को बेटर ऑफ, किसी एक को वर्स ऑफ करना ही पड़ेगा। तो चलिए डायग्राम देखिए, मैंने किसी बुक में से लिया है फ्रेंड्स दिखाने के लिए। इस तरीके से एडवर्स बोली बॉक्स बनता है। ठीक है, आप इसे देखिए, बट मैंने यहाँ पर मेरा हैंड रिटन अपने हाथों से मैंने यहाँ पर बनाया है, ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और मैंने एक स्लाइड्स भी रखी है ताकि हम एक बार प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये बुक का हमारा है, इग्नू की ही बुक का है, आप देखेंगे। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में है, आप देख लीजिएगा, बट स्टिल मैंने जो बनाया मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपके साथ। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल फॉर्म में ही आप एजवर्थ बॉक्स बना सकेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको 2 कंज्यूमर्स को दिखाना है। ठीक है, सो यहाँ पर एक देखिए, सबसे पहले ये जो बॉक्स हमने बनाया है, इसके यहाँ पर देखिए, ये है कंज्यूमर ए और नॉर्थ साइड में हमने बनाया है कंज्यूमर बी। इरेज करती चलूँगी ताकि डायग्राम को मैं अच्छे से समझा सकूँ फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये हो गया ए और कंज्यूमर बी, मतलब ए को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं एक्स और वाई पे, और बी के लिए उल्टा थोड़ा, मतलब आप अगर डायग्राम को उल्टा देखोगे तो वही कंसेप्ट है, बट वी आर सो स्मार्ट, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये दिस इज़ फॉर ए एंड दिस इज़ फॉर बी। मतलब जैसे ए के लिए आप इस तरीके से सोचोगे, उसी तरीके से नॉर्थ साइड से आपको बी के लिए सोचना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कमोडिटी एक्स, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कमोडिटी वाई, सो यहाँ पर कमोडिटी एक्स है, कमोडिटी वाई। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एरो से भी आपको दिखाया है फ्रेंड्स कि ये कंज्यूमर बी का है, ये कंज्यूमर ए का है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशंस आप अगर समझ पा रहे होंगे। सो मैंने सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व्स बनाए हैं, आईसी कर्व्स बनाए। ये देखिए, पहला हो गया जिसको नाम दिया A1, दूसरा हो गया A2, तीसरा हो गया A3 और चौथा हो गया A4। ठीक है, ये हो गया इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स अच्छे से इसको, A1, A2, A3, A4। ठीक है, ये बना दिया इंडिफरेंस कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर आपको याद हो तो ये देखिए, ये था कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है, सो आपको अब समझ में आया कि अभी जो हम लोगों ने फ्रेंड्स ये जो बनाया है एजवर्थ बॉक्स में, ये हमने ऐसे ही नहीं बनाया। एजवर्थ बॉक्स की जो कंडीशन थी किसी को बेटर ऑफ वर्स ऑफ करने के लिए, मैंने 3 थ्योरी आपको समझाई। उस थ्योरी में आप लोगों ने जो कर्व्स बनाए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इसी का मर्जर यहाँ पर वी आर सपोज टू यूज़। तो ये हो गया आपका इंडिफरेंस कर्व एंड आइसोकॉन्ट वाला कर्व। ठीक है, एंड ये हो गया आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो कॉनकेव टू द ओरिजिन है। ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव टू द ओरिजिन वाले हम लोगों ने यूज़ कर लिए यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर एजवर्थ बॉक्स में आप देखोगे, सो यहाँ से एक मिडल में लाइन ली गई है।
ठीक है, आपको अगर दिखाई दे रही होगी ये लाइन, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व, क्योंकि जो ऑप्टिमैलिटी हमें मिलने वाली है वो कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे ही मिलेगी। हाउ, अगर आप यहाँ पर देखो, ये मैंने नाम दे रखा है इसको PQRST। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे जितने भी पॉइंटर्स हमें मिल रहे हैं फ्रेंड्स, ये होता है आपका पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। अब आप बोलोगे मैम ये तो सारे इक्वल दिखाई दे रहे हैं, नहीं ये इक्वल नहीं है। चलिए हम एक दूसरे कलर को लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं कंज्यूमर ए के लिए, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है फ्रॉम A1 टू A2 A3 एंड A4, ठीक है, फ्रॉम A1 टू A4। ये क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गया फ्रॉम A1 टू A4। लेकिन अगर मैं कंज्यूमर B के अकॉर्डिंगली देखूं, सो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो B से बढ़ रहा है फ्रॉम B2 B4 B3 B4, मतलब फ्रॉम B1 टू B4, करेक्ट। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर A का जो लोअर सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या है, A1 है ना, ये A1, लेकिन कंज्यूमर B का जो हायर सेटिस्फैक्शन है वो क्या है, B4। ये समझ में आया, मतलब मैंने क्या किया, B को बेटर ऑफ करने के लिए मुझे A को वर्स ऑफ करना पड़ा। अगेन मैं दूसरा आपको बता देती हूँ फिर से। चलिए बात करते हैं कंज्यूमर B की, ठीक है, बात करते हैं कंज्यूमर B की। कंज्यूमर B का सबसे लोअर क्या है, ये B1 है, और सबसे हायर है B4 सेटिस्फैक्शन। लेकिन कंज्यूमर B का जो लोअर है बेटा, वो कंज्यूमर A का हायर जा रहा है, दैट इज A4। समझ में आ रहा है, मतलब A4 को बेटर ऑफ बनाने के लिए कंज्यूमर B को मुझे क्या करना पड़ा, वर्स ऑफ करना पड़ा। इसे हम कहते हैं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। अच्छा अब बात लेते हैं, ये तो पॉइंट, जितने भी पॉइंटर्स बेटा हमें कॉन्ट्रैक्ट कर्व में मिले विच इज़ नथिंग बट PQRST, ये आपका हो गया पेरेटो ऑप्टिमैलिटी वाले पॉइंटर्स, जहाँ पर आपको अगर किसी इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करना है, हमारे वेलफेयर को प्रॉपरली फाउंडेशन करना है, या कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रॉपरली चलानी है, सो किसी एक इंडिविजुअल को बेटर ऑफ और किसी एक को वर्स ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा, बट ये एकदम फैक्ट नहीं है, हम इसे प्रूव कर सकते हैं कैसे। चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, मतलब या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है उसके बाहर वाला। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस पॉइंट, इसको नाम देते हैं हम लोग G। अब ये जो G पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, सो ये जो G पॉइंट है, ये वाला कर्व इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब ये A3 कंज्यूमर A का हायर सेटिस्फैक्शन है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे, सो ये जो इंटरैक्ट कर रहा है, मतलब पॉइंट कंज्यूमर B जो है, कंज्यूमर B जब यहाँ से इस तरफ आएगा, सो कंज्यूमर B का भी तो सेटिस्फैक्शन इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, किसी भी एक कस्टमर को बेटर ऑफ बनाने के लिए किसी को वर्स ऑफ नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे फ्रेंड्स आपको जितने भी पॉइंटर्स मिल रहे हैं वो डायरेक्टली ये कहते हैं कि आप किसी एक को बेटर ऑफ कर रहे हो, किसी एक को वर्स ऑफ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर्व के बाहर के जो पॉइंटर्स है, दैट इज़ द पॉइंट G। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो G से अगर आप इधर आ रहे हो, सो ये हो गया आपका कंज्यूमर A का A3। लेकिन यहाँ से अगर आप रिटर्न आ रहे हो, तो ये भी तो आपके कंज्यूमर B के लिए क्या हो जाएगा, हायर होगा। कंज्यूमर B भी तो इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से ये आप इधर आओगे तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, कंज्यूमर B भी बढ़ रहा है। मतलब आपने यहाँ पर किसी को भी वर्स ऑफ नहीं किया। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आप किसी एक को बेटर ऑफ बनाने के लिए वर्स ऑफ नहीं कर रहे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व के बाहर कोई भी पॉइंट आपको मिलेगा वो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पॉइंट नहीं रहेगा, क्योंकि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी वाला कंसेप्ट क्या कहता है कि हमने किसी एक को बेटर ऑफ करने के लिए किसी एक को वर्स ऑफ करना ही है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व में पाए जाने वाले पॉइंटर्स बराबर से कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कर्व के बाहर कोई भी पॉइंट है, सो वो इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं फॉर बोथ द कंज्यूमर्स। इस वजह से उनको हम पेरेटो ऑप्टिमैलिटी वाले पॉइंटर्स कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज वो सबको बेटर ऑफ कर रहे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे पाए जाने वाले सारे पॉइंटर्स हमारे लिए क्या है, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पॉइंटर्स है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक की सिचुएशन को बेटर ऑफ करने के लिए हमें किसी एक को वर्स ऑफ करना पड़ता है।
ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डायग्राम कंप्लीट हुआ। एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने रखा है ताकि हमको समझने में थोड़ा इजी हो। तो चलिए, ये बॉक्स है, बॉक्स में आप लोगों को क्या दिखाना है, पहले आप इनडिफरेंस कर्व जो आपने सीखा है वही आप बनाओगे, ठीक है। ये हमने इनडिफरेंस कर्व एंड आइसोक्रेंट में सीखा। फिर हम लोगों ने सीखा इस तरीके से कर्व बनाना, ठीक है। और ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट लाइन, कर्व वाली लाइन। तो जितने भी पॉइंटर्स हमें कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे मिलेंगे फ्रेंड्स, ये होंगे पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। बिकॉज यहाँ पर अगर हम कंज्यूमर ए को बढ़ा रहे हैं तो कंज्यूमर बी को घटा रहे हैं, मतलब बेटर ऑफ करने के लिए किसी को वर्स ऑफ कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर्व के बाहर पाए जाने वाले कोई भी पॉइंट आपको पैरेटो ऑप्टिमैलिटी वाले पॉइंटर्स नहीं रहेंगे, बिकॉज वहाँ पे किसी एक को वर्स ऑफ और किसी एक को बेटर ऑफ बनाना पॉसिबल नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है डायग्राम को एक्सप्लेन करने की। इट्स सो सिंपल। कभी भी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करना है तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख लो खुद से। फिर आपको मेंशन करना है कि दिस बॉक्स हैज़ 2 ओरिजिन्स, द बॉक्स हैज़ 2 ओरिजिन ए जो है इंडिकेट्स करता है कंज्यूमर ए को, नॉर्थ साइड में कॉर्नर है जो इंडिविजुअल बी यानी कंज्यूमर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने इस एजवर्थ बॉक्स को बनाने के लिए वी यूज्ड द इनडिफरेंस कर्व, आइसोक्रेंट कर्व एंड प्रिडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव ओरिजिन्स आपको बताना है। फिर आपको इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि बेटर ऑफ और वर्स ऑफ सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है। और जो आपने यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली आपने लिखा ना A1 A2 A3, हमारी बुक में एक्चुअली ये इस तरीके से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो बेहतर है कि आप A B करके नाम लें और PQRST कॉन्ट्रैक्ट कर्व में नाम लें, और नाम के अकॉर्डिंगली पॉइंट A यहाँ से B जा रहा है या A1 जो है इंक्रीज हो रहा है, सो A1 विल बी द लोअर सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर A, बट A1 पे जो क्रॉस कर रहा है B4, इट विल बी कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर B, ठीक है। सो यहाँ पर आप प्रूव कर सकते हो कि किसी एक पैरेटो क्राइटेरिया यही कहता है कि अगर आपका इकोनॉमी ऑप्टिमम रिसोर्सेज या ऑप्टिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे भी रहा है, बट स्टिल यहाँ पर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इकोनॉमी को सेटिस्फाई कर सको किसी एक को बेटर ऑफ करने के लिए विदाउट मेकिंग अनदर और एनी अदर कंज्यूमर्स और इंडिविजुअल्स वर्स ऑफ, ठीक है फ्रेंड्स। सो वी हैव completed this topic here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.